हेलो फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती ग्रुप सी परीक्षा को लेकर के आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की परीक्षा आज संपन्न हो चुकी है। पेपर का लेवल इस बार पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिला है। 100 के 100 क्वेश्चंस की कंप्लीट पीडीएफ और हिंदी जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी कंप्लीट 100% रियल आपको आंसर की भी जो है इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और ग्रुप सी की कट ऑफ जो है वो क्या सकती है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बात और, आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए और उसमें से सही क्वेश्चन आपके कितने हैं ये आप लोग सबसे पहले जो है वो कमेंट जरूर कर दो। तो प्रश्न नंबर 26 आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित युग्मों में से क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरे का सही समूह जो है वो क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हुए थे, तो इसमें जो ऑप्शन नहीं था आप अगर उसको सिलेक्ट कर लेते तो आपका आंसर आ जाता। तो यहां पर बी वाला जो ऑप्शन है, पीठ दिखाना मतलब भाग जाना, ये इसका नहीं होगा क्रोध का। तो ऐसे में जो आपके 4 ऑप्शन मतलब यहां पर देख पाएंगे आप ए सी डी ई चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार का भेद जो है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन है, पहला उत्प्रेक्षा, दूसरा अनुप्रास, तीसरा श्लेष और चौथा यमक अलंकार। तो जो आपके अनुप्रास, श्लेष और यमक अलंकार है ये तीनों के तीनों शब्दालंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो आपका अर्थालंकार का भेद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ साथ अर्थालंकार के कुछ प्रमुख भेद भी आप जान ले, जिसमें रूपक अलंकार होता है और आपका उपमा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति जो है अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मनाली में अनेक स्थान जो है वो देखने योग्य है। तो स्थान देखने योग्य के लिए एक वाक्यांश क्या रहेगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन तीसरा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा दर्शनीय। प्रश्न नंबर 29, विग्रह जो है यहां पर आपको समास के साथ मिलाना था। पहला था ऋण से युक्त, तो ऋण से युक्त, और दूसरा था मुख्य जो मंत्री, तीसरा था समय के अनुसार और चौथा था सीता और राम। तो आपको अच्छे से पता है सीता और राम जो है वो द्वंद्व समास है, मतलब डी का राइट आंसर ऑप्शन ए था। आप देखेंगे चौथे में जो है वो आपका ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, मतलब ऋण से युक्त जो है ये तत्पुरुष समास है, मुख्य है जो मंत्री इसमें कर्मधारय समास है, समय के अनुसार इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव, और जो आपका सीता और राम इसमें आपका द्वंद्व समास जो है यहां पर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 30, बढ़िया प्रश्न पूछा गया था, संधि जो है वो आपकी दी गई थी, लेकिन ये भी क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा आसान लेवल का था। ऑप्शन ए का राइट आंसर इसमें जो है वो आपका तीसरा था। आप अच्छे से यहां पर देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन जो है ये पूरी तरह से क्लियर था। एनटीए की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ऑप्शन जो है वो आपके अलग अलग दिए होते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे को अपने मामा के घर जानी है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो मुझे अपने मामा के घर जाना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे मुझे अपनी मामी के घर जानी है, तो ये जानी ही शब्द जो है वो पूरी तरह से गलत हो रहा है, तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो पहला है गृहस्थ, तो ध्यान रखिएगा आपका जो गृहस्थ है वो ऐसे लिखा जाता है। अगला आपसे पूछ रहा है कार्यक्रम, तो आप सब भी जानते हैं कार्यक्रम आपका इस तरह से जो है वो लिखा जाता है, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा है प्राप्ति, तो प्राप्ति जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, मतलब छुट्टी की पाई लगती है, तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। नीरसता जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, मोटापा और बुढ़ापा में जो है सही प्रत्यय लगाइए। तो इसमें आप देखेंगे तो मोटा प्लस पा इसका सही हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा बूढ़ा प्लस पा हो जाएगा, मतलब इसमें जो प्रत्यय है वो पा है। आप में से जो लोग आपा सोच रहे हो ये भैया पूरी तरह से यहां पर गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से ला उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं वो नहीं है। तो देखिए जो उपसर्ग जिनमें लगते हैं तो उसमें दूसरा शब्द भी कोई ना कोई अर्थ देता है। तो पहला अगर आप देखेंगे तो ला प्लस जो है वो पता है, तो ये सार्थक शब्द आपका है। दूसरे में ला प्लस जवाब, ये भी आपका जो है पूरी तरह से सार्थक शब्द है। लेकिन तीसरा अगर आप देखेंगे तो ला प्लस टरी, तो टरी का कोई भी अर्थ जो है वो नहीं होता है, इस वजह से इसमें राइट आंसर ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से सेठ का स्त्रीलिंग जो है वो क्या होगा। तो सेठानी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहां पर पूरा का पूरा आपको पैराग्राफ दिया है, तो पैराग्राफ तो हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन आप इसके आंसर अपने चेक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 36, पराधीन व्यक्ति की जो है वो क्या विशेषता है। तो ऑप्शन चौथा राइट आंसर होगा, उसका अपना किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता है। प्रश्न नंबर 37, प्राणी की प्रवृत्तियां तब कुंठित हो जाती है जब वह क्या होता है। आप अच्छे से देख सकते हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा जब वह
वह पराधीन होता है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है प्रश्न नंबर 38, पराधीनता का भाव व्यक्ति की कौन सी शक्तियों को जो है वो हर लेता है। तो जब पराधीनता होती है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो पूरी तरह से क्षीण हो जाती है, वो किसी दूसरे के बस में आता है और उसी के इशारे पर जो है वो नाचता है। अगला है, सोने के पिंजरे की सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है। तो जो सोने की सलाखें होती है उससे तोता जो है उसको सोने की सलाखें नहीं चाहिए, बस स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर जो है जाना चाहता है। अगला है, निम्नलिखित में से मनुष्य का जन्म सिद्ध जो है क्या अधिकार है। तो पहली लाइन में लिखा है स्वाधीनता जो है वो मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम जो है आपको बताना है। तो अस्त का उदय होता है, अरुचि का रुचि होता है, अर्थ का व्यर्थ नहीं होता, यहां पर अर्थ का व्यर्थ होता है। तो ए बी डी ई मतलब तीसरा यहां पर आपके लिए बिल्कुल राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, होनहार बिरवान के होत है चिकने पाग, लोकोक्ति है। तो उचित अर्थ जो है वो क्या होगा। तो होनहार के लक्षण प्रारंभ होने से ही प्रकट होने लगते हैं, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 43, रेखांकित शब्दों के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। तो इसमें स्टूडेंट्स को डाउट क्रिएट हो रहा है कर्म कारक और संप्रदान कारक को लेकर के, ऐसा क्वेश्चन एक बार और जो है वो पूछा गया है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर जो है वो कर्म कारक होगा, अगर इसका आंसर आयोग बदलता है तो वो आपको जो है अलग से बता दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद क्या है। थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। तो थोड़ा जो है वो पहली चीज अनिश्चित हो गया, और थोड़ा ऐसी चीजें जिसे मापा तौला जाए, जैसे चावल हुआ, चीनी हुआ, तो इनका क्या होता है परिमाणवाचक होता है। लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स थोड़ा डाउट में थे कि परिणाम लिख दिया गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी टाइपिंग मिस्टेक है। तो तीसरा इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, भविष्यत काल के भेदों के उचित विकल्प है। तो सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, नानाजी फल खरीद कर घर आए। तो खरीद कर में जो है वो कौन सी क्रिया है। तो देखिए इसमें सहायक क्रिया तो होगी नहीं, क्योंकि सहायक क्रिया होती है जैसे है, था वगैरह। इसी के साथ साथ मुख्य क्रिया नहीं होगी, मुख्य क्रिया हो जाएगी आए। और प्रेरणार्थक तो होगी, क्योंकि प्रेरणार्थक में क्या होता है लिखवाना, खरीदवाना, बुलवाना, मिलाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, इसमें पूर्वकालिक क्रिया जो है वो हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम और उनके भेदों का जो है वो मिलान करिए। तो बाहर कौन आया, पहले का तो चौथा ऑप्शन आपका जो है वो हो जाएगा, लेकिन सब में आपको चौथा दिया हुआ है। तो दूसरा है, वह अपने आप चला जाएगा, मतलब जो आपका दूसरा ऑप्शन है उसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। मतलब बी में पहला कहां पर है, तो आप देख पाएंगे तीसरा वाला जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 का लेवल भैया बहुत आसान था पेपर का, अगर आप कर पा रहे होंगे तो। सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है। तो सामने के मकान में रहने वाली सुशीला, बताया किसके बारे में जा रहा, सुशीला के बारे में। तो सुशीला क्या है, संज्ञा है, तो यहां पर संज्ञा पदबंध आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है। तो आप अगर इसको सरल वाक्य में बदलेंगे तो लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में आपको मिलान करना है। जिज्ञासु मतलब जिसमें जानने की इच्छा हो। तो ए का ऑप्शन जो है वो आपका तीसरा हो जाएगा। तो आप देखेंगे ऐसा आपको इकलौता ही दिख रहा है दूसरा ऑप्शन, जो कि पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो ये 25 प्रश्न आपके हिंदी के थे, बाकी मैंने पूरा का पूरा ये दे दिया है। और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हर एक पोर्शन का जो है वो अच्छे से आपको सॉल्यूशन जो है वो करवा दिया जाएगा। इसकी पीडीएफ मैंने जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप सी की कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो कि आंकड़ा लगा है, कट ऑफ जो है वो 70 प्लस जो है वो रहने वाली है। मतलब आप मान के चलिए 72 से 75 नंबर वाले स्टूडेंट्स को टाइपिंग के लिए बुलाए जाने की प्रबल संभावना है। लेकिन अगर आप रियल कट ऑफ चाह रहे हैं तो आप सब दबा के कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने अटेम्प्ट करे और आपके सही कितने, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे एक मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो मैं आपके लिए लेकर के आ सकूं। तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, पेपर लो, और जो मैंने कहा है वो आप करो। बाकी यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, आपका भाई आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत करता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।